प्राचीन काल में एक कंचनपुर नाम का राज्य था। उस राज्य में एक राजा था। वह राजा अपने धन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, परंतु अपनी उदारता के लिए नहीं। उसका दिल उतना ही कठोर था जितना कि उसका जमा किया हुआ सोना। दूसरी तरफ एक लड़का रहता था जिसका नाम दिनेश था, जो एक साधारण जूता बनाने वाला था। दिनेश की कारीगरी बहुत बढ़िया थी, फिर भी वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मुश्किल से ही कमा पाता था। उसके दिन लंबे थे, उसके औजारों की अच्छी क्वालिटी नहीं थी। कभी कभी उसकी आत्माओं को ऊंचा रखने के लिए धुन गुनगुनाता रहता था। कई वर्षों में यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने वाले थे। कहते हैं भाग का पता किसी को नहीं होता है, कैसे उनके कारों के कारण वह दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे। दिन हफ्तों में बदल गए और दिनेश की दशा और ज़्यादा बिगड़ने लगी और वह अब नए औजार नहीं खरीद सकता था। उसके पुराने औजार एकदम खराब हो गए थे। उसके दिल में घर कर गई। वह राजन के आलीशान हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने उस राजा से विनती की कि राजन, मुझे नए औजार खरीदने के लिए कुछ सोना उधार दे दो, मैं तुम्हें ब्याज सहित चुका दूंगा। वह राजा मोची के अनुरोध पर उसका उपहास किया। एक अमीर आदमी हूँ और एक तुझ जैसे आदमी को मैं उधार कैसे दे सकता हूँ? अपना रास्ता खुद ढूंढो। दिनेश का दिल टूट चुका था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अपना दिल टूटा हुआ लेकर वह वापस लौट आता है। उसकी उम्मीदें टूट गई थी। उस रात जब वह टिमटिमाती हुई मोमबत्ती के पास बैठा हुआ था तो उसे आशी के शब्द याद आ गए। अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसे अथक परिश्रम किया, अपने पुराने औजारों की मरम्मत की और अतिरिक्त घंटे लगाए। मीरा ने चिंता से अपने पति को देखा। दिनेश, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम हमेशा इस तरह काम नहीं कर सकते हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है मीरा, हमें जीवित रहना है, दिनेश ने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में जवाब दिया। इस बीच राज्य के स्वामी ने शाही महल में एक भव्य उत्सव की घोषणा की। अमीर और गरीब सभी को आमंत्रित किया गया। राजन ने अपने अहंकार के कारण अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उसने खुद को बेहतरीन रेशम और गहनों से सजाया ताकि उत्सव में सभी को वह मात दे सके। त्योहार दिन गांव के लोग शाही महल में एकत्र हुए, जो ऊंची ऊंची मीनारों और जटिल वाली एक शानदार संरचना थी। हवा, संगीत, हंसी और स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से भरी हुई थी। दिनेश अपने सादे लेकिन साफ सुथरे परिधान में सिर ऊंचा करके उपस्थित हुआ। जैसे जैसे उत्सव शुरू हुआ, बूढ़ा आरसी एक बार फिर प्रकट हुआ। वह राजन के पास गया, जो भीड़ की प्रशंसा में डूबा हुआ था, और कहा, याद रखो राजन, कर्म का नियम अटल है। राजन ने अपने हाथ हिलाकर आशी की चेतावनी को खारिज कर दिया। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अचानक तूफान आ गया। गरज के साथ बारिश हुई और आसमान में बिजली चमकने लगी। इस अफरा तफरी में राजन की हवेली में बिजली गिरी और उसमें आग लग गई। आग ने उसकी संपत्ति को जला दिया। राजन ने अब तक जितना संपत्ति जमा पूंजी इकट्ठा किया था, उस आग में वह सब कुछ जल गया। उसके पास अब राख के अलावा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उस आग में उसका सब कुछ जल गया। ग्रामीण लोग हैरान होकर देखते रह गए और इस उथल पुथल के बीच ऋषि बोले, कर्म का नियम किसी को नहीं बख्शता। राजन के लालच और अहंकार ने उसके पतन का कारण बना दिया। इसके बाद राजन को बहुत दुख हुआ। उसने गांव में शरण ली, जहां उसे उन लोगों से तिरस्कार मिला जिन्हें उसने कभी नीचा दिखाया था। हालांकि दिनेश ने दया दिखाई, उसने राजन को रहने के लिए जगह दी और उसे अपना जीवन फिर से बनाने में मदद की। राजन शुरू में दिनेश की मदद लेने के लिए हिचक रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह दिनेश की झोपड़ी में एक छोटे से कमरे में रहने चला गया, जो उस विलासिता से बहुत दूर था जिसका वह राजा आदि था। उसने देखा कि दिनेश अथक परिश्रम कर रहा था। तभी राजन को कुछ समझ में आता है और वह भी सोचता है, मैं भी दिनेश की तरह मेहनत करूंगा। इसको देखो, इसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। दुनिया को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देता है वह राजन। दृढ़ता और उनकी दयालुता को देखा। उन्होंने दिनेश की कार्यशाला में जूता बनाने का हुनर सीखा। यह कठिन काम था, लेकिन इससे उन्हें संतुष्टि का एहसास हुआ, जो उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। दिनेश और राजन एक दूसरे के करीब आए।
कहानियाँ साझा की, हंसी मजाक किया। राजन ने जीवन की सरल खुशियों, घर की गर्मजोशी और परिवार के प्यार की सराहना करना सीखा। उन्होंने अपनी संपत्ति गांव वालों के साथ बांटना शुरू किया। दिनेश और अन्य लोगों को उनके प्रयासों में सहायता की। गांव समृद्ध हुआ। इस समझ में बंधा कि कर्म का नियम वास्तव में अपरिवर्तनीय है। साल बीतते गए और गांव फलने फूलने लगा। दिनेश की कार्यशाला अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गई, दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित करती रही। राजन, जो कभी अहंकार का प्रतीक था, समुदाय का एक स्तंभ बन गया, जो अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाता था। ग्रामीण अक्सर राजन की अतीत की कहानियां और उसके द्वारा सीखे गए कर्मों के बारे में बताते थे। वह हमेशा एक ही शब्द के साथ समाप्त करता था, कर्म नियम किसी को नहीं छोड़ता। इसे याद रखें और अपना जीवन दयालुता और विनम्रता के साथ ही जिए। दिनेश और राजन की दोस्ती एक इतिहास बन गई, जिसे पीढ़ियों दर पीढ़ी लोग बताते रह गए। कर्म की स्थायी शक्ति और इस विश्वास का प्रमाण था कि किसी के कर्म अच्छे या बुरे हमेशा पूर्ण चक्र में आते हैं। दिनेश की बेटी अनिका अपने पिता और राजन की कहानियां सुनकर बड़ी हुई। उनकी प्रेरणा से अपनी यात्रा के दौरान वह एक चिकित्सक बनने की इच्छा रखती थी और अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर देती थी। वह उपचार की कला सीखने के लिए दूर दूर की भूमियों की यात्रा करती थी और अपने गांव को लाभ पहुंचाने वाले ज्ञान और कौशल के साथ लौटती थी। उसकी करुणा और समर्पण ने उसे अपने शिक्षकों और साथियों का सम्मान दिलाया, जिन्होंने उसे उपचार के क्षेत्र में एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचाना। सालों बाद अनिका एक कुशल चिकित्सक के रूप में गांव लौटी। उसकी उस उपस्थिति ने सामवेद में स्वास्थ्य और खुशी का एक नया युग ला दिया। उनके कोमल स्पर्श से बीमारी का इलाज किया, सुखदायक शब्दों से मरने वालों को सांत्वना दी और दूसरों की सहानुभूति और देखभाल का महत्व सिखाया। अनिका की वापसी के साथ सामवेद गांव और भी अधिक एकजुट हो गया। पड़ोसी गांवों के लोग भी उसकी मदद मांगने आने लगे, उसके तरीकों से सीखने लगे। आए गांव अपनी उल्लेखनीय एकता और लचीलेपन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। एक बार संघर्ष करने वाला गांव अब आशा की किरण के रूप में खड़ा था। इसकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य और उसके आगे तक फैल गई। जैसे जैसे गांव समृद्ध होता गया, दिनेश और राजन, जो अब बूढ़े और समझदार हो गए थे, अक्सर उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे जिसने उनकी यात्रा के बहुत से हिस्से देखे थे। वह अपने अतीत में सीखे गए सबक और अपने प्यार गांव वाले में देखे गए बदलावों को याद करते थे। उनका समय निकट आ रहा था, लेकिन उनके दिल शांत थे। बरगद का पेड़ अपनी फैली हुई शाखाओं और गहरी जड़ों के साथ जीवन के स्थायी चक्र और कर्म की सच्चाई का प्रतीक था। दिनेश और राजन का निधन हो गया तो ग्रामीणों ने उनके नुकसान को गहरा शोक मनाया। अनिका, जो अब एक सम्मानित बुजुर्ग है, अपने पिता और राजन द्वारा सिखाए गए ईमानदारी, दयालुता और विनम्रता के मूलों को अपनाना जारी रखा। उसने सुनिश्चित किया कि अगली पीढ़ी एकता की शक्ति और कर्म की स्थायी सच्चाई को समझे। दिनेश और राजन की कहानियों को श्रद्धा के साथ साझा किया गया और उसकी विरासत उन लोगों के कार्यों और शिक्षाओं के माध्यम से जीवित रही जिन्हें उन्होंने प्रेरणा दिया था। सामवेद समृद्ध हुआ तो समुदाय की ताकत और विश्वास का प्रमाण है कि किसी के कर्म हमेशा पूर्ण होते हैं। दिनेश और राजन की कहानी एक प्रिय कहानी बन गई। उस राज्य के सभी लोग दिनेश और राजन की दोस्ती और उनके किए गए कामों का हमेशा गुणगान गाते रहे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बातों को लोगों ने बताया और उस राज्य में हमेशा सुख समृद्धि बनी रही और सबने अच्छा काम किया। भाग को आकार देता है। साल दशकों में बदल गए और दिनेश और राजन की कहानियां लोग एक दूसरे को सुनाते रह गए। इस तरह उस राज्य में सब कुछ अच्छा ही चलता रहा। सब एक दूसरे की मदद करते थे, जो उनके पास था उसका वह लोग बंटवारा करते थे, जिसको जितनी जरूरत होती थी वह उन्हें देते थे। इस तरह वह गांव धीरे धीरे समृद्ध होता गया और दिनेश और राजन की कहानी भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को सुनाते रहे। इस तरह कर्म का लिखा और विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। जो हम कर्म करेंगे वह हमें ही मिलेगा और विधि ने जो हमारे लिखा है वह हमको अवश्य ही मिलेगा, जैसे राजन को मिला था। अब यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।